यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है ईश्वर का वास भी वहीं होता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ नारी को पूजने की परंपरा रही है, बावजूद आप देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है एसिड अटैक से होने वाली महिलाओं की समस्या, इसके कानूनी पहलू और इसके सामाजिक आधार को भी समझने का कोशिश करेंगे। अगले स्लाइड पे हम चलें उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। संस्कृति IAS UP PCS देने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर के आई है, जो 2023 में होगा। डेट रखा गया है 29 जनवरी 2023 से। दिल्ली या प्रयागराज, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, आप टेस्ट वहीं दे सकते हैं। इसमें जो है 15 टेस्ट आपको देना है, 12 समान अध्ययन का रखा गया है और 3 CSAT की प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। इसका जो शुल्क है 6000 है, लेकिन जो प्रथम 200 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए 3000 ही शुल्क रखा गया है। और जो संस्कृति IAS के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, उनको केवल 2000 रुपया देना है। और जो मेंस की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं उनको 1000 रुपया ही देना है। तो ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात। आइए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले समझते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है। देखिए, हाल ही में देखा गया है कि दिल्ली में ही एक 17 वर्षीय लड़की पर जो स्कूल जा रही थी उस पर तेजाब से हमला कर दिया गया। सिर्फ दिल्ली की बात ही नहीं है, देश की राजधानी है तो यह चर्चा खबर में आई, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की खबरें आती ही रहती है। एक पेपर की कटिंग से समझिए एसिड अटैक्स का क्राइम, लॉ, रेगुलेशन एंड कंपनसेशंस, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। NCRB के भी डेटा को भी लेंगे, वेस्ट बंगाल, UP, अलग अलग जो स्टेट है उसको भी हम शामिल करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड अटैक का कारण क्या है। देखिए, कोई भी घटना होता है उसका सामाजिक पहलू जरूर जुड़ा होता है। सामाजिक पहलू पर जब हम बात करेंगे तो घटनाओं का कई बार सांस्कृतिकरण हो जाता है, सामाजिकरण हो जाता है। वह घटना इतना आम आवाम के लिए आसान हो जाता है कि किसी को भी लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। एसिड अटैक के साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर आप सामाजिकरण और व्यक्तिगत घटना को दोनों को जोड़ दें इस कारण को, तो कई बार देखा गया है एसिड अटैक में आप देखते होंगे प्रेम प्रसंग में जो विफलता हो रही है, इससे एसिड अटैक पर महिलाओं के विरुद्ध में घटने की संभावना बढ़ती जा रही है। उसमें भी जो एज ग्रुप है आप देखेंगे 15 साल से लेकर के ये जो 25 साल का एज ग्रुप है, इसमें इसके जो लोग हैं वो एसिड अटैक जैसे हमला अधिक कर रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे तो इसका एक कारण है प्रशासनिक विफलता भी रही है। लॉ है लेकिन उसका रेगुलेशन सही से नहीं हो रहा है। यहाँ पे चार्जशीट दायर हो जाता है लेकिन सज़ा नहीं दी जाती है। कई बार तो चार्जशीट ही दायर नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। जागरूकता की कमी आप देखेंगे तो ये समझना पड़ेगा, परिवार को, व्यक्ति को, समाज को ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें। यह सामाजिक जागरूकता हम सबों की बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसकी वर्तमान परिदृश्य क्या है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की एक आंकड़े के अनुसार हम एक आंकड़े पे नज़र डालते हैं। वर्ष है और संख्या, ये जो है एसिड अटैक पीड़ितों की संख्या है। ये देखिए 2019, 20, 21, जब इस 3 साल पे आप नज़र डालें तो आप ये समझे कि 2020 और 21 जो है वो कोविड से प्रभावित समय रहा था। तो कोविड से प्रभावित में देखेंगे संख्या थोड़ा सा गिरा है। इसका कारण यह भी एक हो सकता है कि अधिक लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे लॉकडाउन के वजह से। उसको अब भी ध्यान में रखते हुए आप समझिए 2019 में जो संख्या था एसिड अटैक का वो 150 था, 2020 में घटी है और 105 पे आ गया और 21 में 102 पर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन जो मैंने कहा आपसे उस पर ध्यान रखिएगा। यह कोविड-19 का दौर था ये दोनों ईयर, तो वहाँ पे संख्या घटती हुई नज़र आपको आएगी। ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े थे। अब देखिए एक डेटा दिखाता हूँ। 2021 में आप देखेंगे तो जो एसिड हमला का जो चार्जशीट था वो 89% दायर किया गया, लेकिन सज़ा केवल 20% लोगों को मिल सकी। गवाह के अभाव में या पुलिस जांच सही से नहीं कर पाई, जो भी वजह हो, लेकिन
बहुत सारे लोग छूट गए और केवल 20% लोग ही सज़ा प्राप्त कर पाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है, समाज में इस तरह के अपराध की चलन पड़ जाती है और कोई भी अपराध, किसी तरह का अपराध का ट्रेंड जो है उसका समाजीकरण हो जाता है। एसिड अटैक के साथ भी हाल में ही ऐसा देखा जा रहा है। 2015 में फिर क्या हुआ, गृह मंत्रालय द्वारा एसिड अटैक हमलों के मामलों में त्वरित न्याय के लिए एक परामर्श जारी किया गया। परामर्श क्या है उस पर हम आएंगे बाद में, आप बने रहिए, मैं डिटेल से इस पर चर्चा करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में, अभी हमने दिल्ली की बात किया, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो दिल्ली पे सबकी नज़र रहता है। दिल्ली में कोई घटना हो तो उसका अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। अब दिल्ली में क्या है, देखिए हम बात करते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है, पहले से बेहतर है, यहाँ की सुरक्षा भी अच्छी है, फिर भी इसके बावजूद भी यह घटना दिल्ली में होती नज़र आती है। तो इसे समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पहलू क्या क्या हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि ये जो है एसिड अटैक का स्टेट वाइज आंकड़ा है कि किस राज्य में कौन से वर्ष में कितने केस आए हैं। आप ये ब्लू देख रहे हैं, ये 2018, 19, 20, 21 का है। ये डार्क ब्लू से लाइट ब्लू जाता हुआ ईयर को शो किया है। इस ग्राफ को समझिए, यह जो है केस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं यह दिखाया गया हो और यह राज्यों की का नाम है, किस राज्य में कितने केस हुए हैं। वेस्ट बंगाल जो है इस पे अव्वल रहा है एसिड अटैक की घटना दर्ज करने में। ये देखिए, ये 2018 का आंकड़ा है ये, और इसमें 50 एसिड अटैक की घटना है। 2019 में भी 50 और 2020 में घटना कम होने के बजाय बढ़ती नज़र आ रही है, 51 तक चला गया। हालांकि अगले ही साल 2022 में यह 2021 में यह 34 पे आ गया है। इसी तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा, पंजाब का आंकड़ा इन राज्यों के मुकाबले कम है। हम दिल्ली की एक ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और हालिया घटना अभी दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में देखेंगे तो 2018 में आपको 11 केस शामिल हुआ है, 2019 में 10 और 20 में 2 घटना और फिर 21 में यहाँ से फिर से संख्या बढ़ के 9 तक पहुँच जाता है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ ध्यान देने की बात है, यह कोविड-19 का दौर था तो बहुत सारे लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे, तो संभव है उससे आंकड़ा, और कई बार आंकड़ों पे जो इफेक्ट पड़ता है वह यह है कि चार्जशीट दायर ही नहीं होता है, एफआईआर लिखे नहीं जाते हैं, तो रजिस्टर नहीं हो पाता है। ये जो सोर्स है वो एनसीआरबी का है, तो एनसीआरबी के पास डेटा पहुँचता ही नहीं है, तो इसीलिए ये घटनाएँ कम भी आंकड़े दर्ज किए हो जाते हैं। लेकिन यह फिलहाल जो है एनसीआरबी के डाटा से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तेजाब या एसिड से जो हमला हो रहा है तो उस पर कानून क्या बनाया गया है। देखिए 2013 तक इस पे कोई कानून अलग से बना हुआ ही नहीं था, यानी कि जो आईपीसी है, आईपीसी में उसे अलग से मेंशन नहीं किया गया था। अब इतनी संगीन अपराध है, लेकिन अगर उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनेगा तो आप समझ सकते हैं उस अपराध के रुकने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाता है। हालांकि बाद में इसको एक आईपीसी की धारा 326 से को जोड़ा गया, 10 साल के न्यूनतम कारावास की सजा है इसमें, और जुर्माना भी हो सकता है, साथ साथ उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है अपराधी को। प्राथमिकी दर्ज अगर करने से कोई पुलिस वाला इनकार करता है, क्योंकि इस घटनाओं में देखा गया है महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसमें एक चीज़ समझने में आया है कि थाने पे एफआईआर ही दर्ज नहीं होता है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। इस घटना में ऐसा अगर पुलिस वाले करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, और चूंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो जाता है आगे चल के, तो यदि कोई डॉक्टर एसिड पीड़िता को एडमिट करने से इनकार करता है तो उसे भी सजा की दिया जाएगा, सजा का प्रावधान है। यानी कि जो देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी और डॉक्टर रक्षक की भूमिका में हैं, लेकिन यदि रक्षक ही भक्षक हो जाए तो उसको सजा देना उचित हो जाता है। कानून बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर को 1 वर्ष की सजा दी गई है, लेकिन जिनको सुरक्षा मुहैया कराना जिनका काम है, पुलिस अधिकारी, अगर वो गलतियां करते हैं तो 2 साल का सजा उनको दिया जाएगा। कानून के और भी कुछ पहलू हैं, उसको समझते हैं। अच्छा, अब एसिड बिक्री के नियमन पर क्या कानून है इसको देख लीजिए। आपने वो देखा सजा का, अब एसिड की बिक्री कैसे हो रही है उसको रोकथाम के लिए क्या कानून बनाया गया है उस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। देखिए 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पहले ही बताया कि 2013 तक कोई सेपरेट कानून था ही नहीं
इसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का स्वतः संज्ञान 2013 में लिया था और उसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक दिशा निर्देश जारी किया था। ध्यान रखिए, गृह मंत्रालय राज्यों को, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय दिशा निर्देश राज्यों को इसलिए कर रही है कि यह जो मसला है एसिड अटैक का, वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला, और पॉइजन्स एक्ट 1990 के तहत इसे जो रोकथाम था, इसे बेचा जाना या इसकी खरीद के लिए, उसके लिए एक एक्ट लाया गया, एक एक्ट तैयार किया गया। विक्रेता के लिए लॉग सीट या रजिस्टर अब रखना आवश्यक हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए, यदि कोई दुकानदार विक्रेता है, एसिड बेच रहा है, तो उसे एक लॉग सीट या एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर उससे एसिड खरीदने के लिए जाता है तो वह उसका पूरा ब्यौरा, डिटेल्स अपने पास रखेगा, ताकि अगर आगे ज़रूरत सरकार को या प्रशासन को पड़ता है तो वह डेटा मुहैया करा सके। और अगर ऐसा नहीं करता है तो एसिड बिक्री की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे क्या प्रावधान है। देखिए, 18 वर्ष से कम, यानी कि नाबालिग जो है, टीन एज में जो है, 18 वर्ष से जो कम लोग के हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें आप ये समझ लीजिए, यानी कि अगर कस्टमर को लगता है, जो दुकानदार को लगता है कि कस्टमर जो लेने आया है उसकी उम्र 18 से कम हो सकती है, तो उसे इस बात का अधिकार है कि उससे वह पहचान पत्र मांग सकता है। आधार कार्ड आजकल चलता है, तो आधार कार्ड की मांग कर सकता है दिखाने के लिए, ताकि उसका वह एज वेरीफाई कर सके। तो इस बात को ध्यान रखना है। और एसडीएम, जो संबंधित एसडीएम हैं, विक्रेता को, जो दुकानदार है, उसको संबंधित एसडीएम को अपने स्टॉक की जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसके शॉप पे कितने लीटर का एसिड स्टॉक है। मान लीजिए 100 लीटर है, तो उसे संबंधित एसडीएम को बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो है अमुक तारीख को, यहाँ डेट के साथ अमुक तारीख तक 100 लीटर एसिड अवेलेबल है। अब अगर ये 100 लीटर एसिड यहाँ से मान लीजिए कस्टमर को जाना शुरू होता है, ठीक है, तो ये किसको किसको गया, इसके लिए क्या है उसके पास, एक पहले ही बताया मैंने, लॉग सीट रखना जरूरी है। किसको, उसको, दुकानदार को, शॉपकीपर को एक लॉग सीट। तो अब इस बात को समझिए, 100 लीटर का स्टॉक आया तो इसने क्या, एसडीएम को जानकारी दी। अगर एसडीएम को लगता है कि वह यह जानना चाहे कि यह किसे बेचा गया, इसके लिए एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर से ये सारा कुछ पता कर सकता है। एक एक लीटर का जानकारी मिल जाएगा कि कहाँ ये एसिड गया है। ऐसा प्रावधान है। अगर इस इसका जो है दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है वह दुकानदार, तो 50,000 रुपये तक जुर्माना उस पर लगेगा, और साथ ही जो इसका स्टॉक है जितना भी बचा है उसे सरकार जब्त कर सकती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो पीड़िता है उसको मुआवजा देने की बात की जा रही है, और उसके देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको देख लेते हैं। संबंधित राज्य सरकार, मैंने पहले ही कहा था, इस वर्ड को ध्यान से समझिए, यानी कि जो ये मामला आता है वह राज्य सरकारों के अधीन आता है। तो जो भी संबंधित राज्य सरकार है या केंद्र शासित प्रदेश यूटी, उसके द्वारा 3 लाख मुआवजा दिया जाएगा। 3 लाख में 2 प्रावधान है, देख लीजिए। एक, जो 15 दिन के भीतर 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा पीड़िता को, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपया, और फिर अगले 2 महीने तक 2 लाख रुपये मिल जाने चाहिए। यानी कि कुल 3 लाख रुपया जो है आपको 2 महीने तक, या 15 दिन और उसमें ऐड कर लीजिए, उतने तक मिल जाना चाहिए। समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि पीड़िता का इलाज हो सके, उसका सही से वह जीवन यापन कर सके। यहाँ समझिए, किसी भी अस्पताल में, चूँकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो जाता है यह अपराध, तो किसी भी अस्पताल में निःशुल्क उपचार करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी अस्पताल, यहाँ ध्यान रखना है। साथ ही जो निजी अस्पताल हैं उसमें 1-2 बिस्तर बेड जो है निर्धारित कर दिया गया है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एसिड अटैक होता है किसी महिला पे, एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में उसे पहुँचाया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहती है कि मेरे पास, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहती है कि मेरे पास अभी कोई भी बेड अवेलेबल है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो मैं एडमिट कहाँ करूँ। इसके लिए पहले ही इस कानून में ध्यान रखा गया है कि किसी भी हाल में हर एक हॉस्पिटल को 1-2 बेड जो है आपको रिजर्व रखना ही है, आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। सामाजिक एकीकरण का, अब सामाजिक एकीकरण कैसे होगा, तो जो एनजीओज वगैरह हैं, ठीक है,
गैर सरकारी संगठन जो है सिविल सोसाइटी, इसके माध्यम से सामाजिक एकीकरण करके इन चीज़ों को रोका जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है। कमियां क्या है, देखिए कानून हमने देख लिया, समस्या क्या है ये सब हमने देख लिया, जो मुआवजा है, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का सब हम समझ गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर इन सब के बावजूद ये रुक तो नहीं रहा है, घटनाएं कम हो रही है, ये ठीक है घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन घटनाओं के कम होने की जो गति है वह उतनी तीव्र नहीं है। तो इसकी कमियां कुछ होगी। अब कमियों में देखते हैं। देखिए ये जो कानून है वो बहुत अच्छा बना है, लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा नहीं है। क्या नहीं अच्छा है? तो देखिए सख्ती नहीं है, यानी कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है, इस कानून को लागू करवाने में बहुत सख्त नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 89% जो है चार्जशीट दायर हुआ और उसमें 20% ही सज़ा मिल पाया। तो इतने आरोपी छूटे। अब आरोपी छूटे तो जाहिर सी बात है उनका मनोबल बढ़ेगा। आरोपी छूटे क्यों? तो छूटेंगे जो पुलिस प्रशासन है, कई बार जांच ही वो सही से नहीं कर पाते हैं, कई बार चार्जशीट दायर नहीं कर पाते हैं, कई बार क्या होता है गवाह ही मुकर जाता है, सही से बहस कोर्ट में नहीं हो पाती है, कई वजह होता है। तो क्रियान्वयन जो है उसको बहुत अच्छे से लागू करना पड़ेगा। दूसरा, आपको हमने बताया कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उसको ही एसिड खरीदने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे ऑनलाइन आपको एसिड मिल जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ई-कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है, आपको ऑनलाइन एसिड आप खरीद सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग हों। तो इसको भी समझना पड़ेगा। और दुकानों में भी बहुत आसानी से खुदरे तौर पे आपको एसिड मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस स्थिति में अगर कानून कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन क्रियान्वयन अगर इस तरह से होगा तो उसके सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय में देखते ही ये समझ में आता है कि अगर कमी है तो उसको सही किया जाए, और सही करने का मतलब है जो क्रियान्वयन में कमी है तो उसी स्तर पर सख्ती दिखाई जाए। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार हो, खास करके महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा आप कर सकते हैं, इस तरह से कई जगह चेकिंग कर सकते हैं लोगों का। आप ये देख सकते हैं कि एसिड जो है स्टॉक कितना कितना है दुकानदार के पास, समय समय पर जो चाहिए, जो संबंधित एसडीएम हैं उनको जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में दुकान आता है, शॉप आता है, वहाँ का जा कर के क्या चेक करना चाहिए? लॉग शीट, ठीक है, जो रजिस्ट्री है एसिड का, जो एसिड का लॉग शीट है उसे चेक करना चाहिए जी, इनका स्टॉक कितना था, उसने किसको किसको दिया है, ये लॉग शीट से पता चल जाएगा। उस तरह से क्या होगा कि ये जो शॉपकीपर है उस पर दबाव बढ़ेगा, वह किसी को भी नहीं बेचेगा। खास करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर निगरानी करने की पुलिस को ज़रूरत है, साइबर तंत्र को भी मजबूत करने की ज़रूरत है ये। और सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान, ये जो महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है यह सिर्फ पुलिस प्रशासन, कानून या राजनीतिक स्तर पर समाप्त नहीं होने वाला है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज की जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने परिवार के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि वह महिलाओं का सम्मान करना सीखे। विद्यालय के स्तर पर ये सब करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व करने का ज़रूरत है, ठीक है। अगर इस तरह का काम हम करते हैं तो इन तरह के अपराधों में धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। अब ये जो मुद्दा हमने आज डिस्कस किया है इस पर एक प्रश्न है, और आज जो हमारा प्रश्न है वो मेंस का फॉर्मेट है, जो लिखित परीक्षा है उस फॉर्मेट में हम आपके लिए एक प्रश्न लाए हैं। देखिए, प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा फ्रेम कर दूंगा, आपको कीवर्ड बता दूंगा, जो भी आपको लिखना है आप कमेंट बॉक्स में फिर लिख सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिए, एसिड अटैक ये एक घटना है, जगह अपने देश के बारे में बात की गई है। एसिड अटैक कारण क्या है, पहला तो यही देख लीजिए कि कारण की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद इस घटना के रोकथाम के लिए, ठीक है, सरकार के प्रयासों पर चर्चा करनी है। ध्यान रखिए, रोकथाम के किसके? रोकथाम सरकार के द्वारा क्या प्रयास, कानून क्या लाए जा रहे हैं और क्या सिविल सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सब चर्चा करना है। देखिए, अच्छा उत्तर वही होता है जो उस प्रश्न का उत्तर होता है, तो ध्यान से इसको आपको फ्रेम कर लेना है। पहले इंट्रो थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, इंट्रो लिखिए, 25-30 वर्ड का इंट्रो लिखिए, फिर उसके बाद मेन हेडिंग बताइए, उसमें थोड़ा सा कारण को समझाइए, जो भी मैंने चर्चा किया था, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक वगैरह लॉ की बात, वो सब कीजिए। उसके बाद रोकथाम के लिए जो क्या प्रयास कर रही है सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, वो भी डालिए। उसके बाद NCRB का जो डेटा आप ले सकते हैं, इसमें डेटा की बम्बार्डिंग नहीं करना है, लेकिन डेटा जरूर डालिए उसमें, ठीक है।
उसके प्रयासों की चर्चा कीजिए। सरकार के अलावा भी 1-2 पॉइंट में आप बाकी प्रयास की भी चर्चा कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पे वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास जगह है थोड़ा सा, तो भारत के अलावा भी बाकी राज्य देशों की क्या स्थिति है 1-2 पॉइंट में बता सकते हैं, आंसर थोड़ा रिच हो जाएगा। और उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है, ऐसा कंक्लूजन जिसमें संभावना दिखे, ऐसा लगे कि हाँ ये प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या हो सकता है, इन सब बातों को कंक्लूजन में करना है। आपके पास जो इसके लिए जो शब्द सीमा दी गई है वो 250 की, आप 250 वर्ड में इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम चेक कर लेगी, या फिर इस प्रश्न को आप लिख करके आप एकेडमिक में जाके चेक भी करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हम जिस संबंधित टॉपिक पे बात किए हैं यह आपके पठन पाठन में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।